अब डिस्कस करते हैं डार्क रिएक्शन विच इज़ केल्विन साइकिल। तो चलिए, डार्क रिएक्शन जो कि लाइट रिएक्शन के बाद की प्रोसेस है, जहाँ पे हमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, उस डार्क रिएक्शन की बात कर ले। ये डार्क रिएक्शन मेल्विन केल्विन ने प्रपोज की थी, इन्होंने डिस्कवर की थी क्लोरेला एल्गी में। और कौन सी टेक्निक से? रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक, या मैं इसे रेडियो ट्रेसर टेक्निक भी बोल सकती हूँ। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज़ किया था बेटा, है ना, एक रेडियो एक्टिव कार्बन को यूज़ किया था। और इस रेडियो एक्टिव कार्बन को यूज़ करके, क्योंकि हमें पता था फोटोसिंथेसिस मतलब कार्बन का फिक्सेशन है, तो जब हमने एक रेडियो एक्टिव कार्बन दिया हमारे किसी भी फोटोसिंथेटिक करने वाले क्लोरेला एल्गी को, तो इसने जब कंपाउंड्स बनाना शुरू किया तो एक कंपाउंड ए मिला, उसके अंदर भी रेडियो एक्टिविटी दिखने लग गई। और थोड़ी देर बाद देखा मैंने तो एक कंपाउंड पी मिला, उसमें भी रेडियो एक्टिविटी दिखने लग गई। फिर मैंने थोड़े समय बाद देखा तो एक कंपाउंड एस मिलने लगा, उसमें भी रेडियो एक्टिविटी दिख रही थी। मतलब एवरी टाइम जब आप फोटोसिंथेसिस करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे थे, आपको एक एक कंपाउंड मिल रहा था और एक एक कंपाउंड के अंदर रेडियो एक्टिविटी विजिबल थी। ये जो रेडियो एक्टिविटी मुझे दिख रही थी, इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि इन कंपाउंड्स को एक के बाद एक बनाया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने एक पाथवे डिस्कवर कर लिया था कि कौन से कंपाउंड के बाद कौन सा कंपाउंड फोटोसिंथेसिस में फॉर्म हो रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चला कि इस फोटोसिंथेसिस में, मतलब जो डार्क रिएक्शन है, इसमें 3 स्टेप्स होती हैं, जो कि स्ट्रोमा में जो स्ट्रोमा पोर्शन है क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ पे प्रोसेस ये कंप्लीट होती है। हर एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए मुझे 3 ATP लगते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स NADPH के लगते हैं, राइट। ऐसे 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स मुझे फिक्स करना है, तो मुझे टोटल 18 ATP मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे एक C3 साइकिल में और 12 NADPH लगते हैं, ठीक है। C3 साइकिल को C3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो हमें सबसे पहली बात मिला था, दैट वाज पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड होने के कारण आई कॉल्ड इट एज C3 साइकिल, राइट। और इसके बाद फिर हमें ये क्वेश्चन आया कि क्या सिर्फ 3 कार्बन ही सबसे पहले कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें फिक्स किया जाता है? तो नहीं, हमें बाद में पता चला एक 5 कार्बन भी होता है ना। इनिशियली हमें 2 कार्बन पे भी डाउट था, बट देन लेटर वी रियलाइज कि एक 4 कार्बन 5 कार्बन का भी हमारे पास एक कंपाउंड फिक्स होता है। नाउ सी, हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन प्रोसेस का जो मेन स्टेप है, वो है कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को सबसे पहली बार फिक्स करता है एक कंपाउंड विच इज़ कॉल्ड एज RUBP। और इन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को RUBP, दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कंबाइन करने के लिए, ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट, बोथ द टर्म्स आर करेक्ट, इस कार्बन के मॉलिक्यूल को सबसे पहले फिक्स करता है मेरा ये 5 कार्बन कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज राइबोलोज बिसफॉस्फेट। और इससे अल्टीमेटली एक 3 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, जिसे मैं बाद में 6 कार्बन में कन्वर्ट करूंगी, है ना। 3 कार्बन का इंटरमीडिएट जो बन रहा है, जिसके कारण इसे C3 बोला है, वो फर्स्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद इट इज चेंज फाइनली टू ग्लूकोज, राइट। जो एंजाइम हमें यहाँ पे यूज होता है, दैट इज रुबिस्को। I think I said pyruvic acid, it is phosphoglyceric acid, by mistake I said pyruvic acid, ग्लाइकोलिसिस से रिलेट कर दिया। यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। अब देखिए कैसे ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को मैंने लिया, है ना। वैसे हम प्रोसेस की शुरुआत एक से करते हैं। एक कार्बन के मॉलिक्यूल को रुबिस्को एंजाइम ने RUBP के साथ कनेक्ट किया। ये रहा RUBP मेरे पास। इस RUBP और रुबिस्को को मुझे कनेक्ट करना है ना, इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम है, वो एंजाइम इस RUBP को फाइनली इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स RUBP के फाइनली रुबिस्को की मदद से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच कर दिए जाएंगे, फिक्स कर दिए जाएंगे। पहला कंपाउंड जो आपको मिलेगा वो 3 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड मिलेगा, एंड दैट विल बी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को मैंने बना लिया, है ना। अब मुझे ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। कैसे करूंगी? ये प्रोसेस जो थी, फर्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स किया, सो वी कॉल दिस स्टेप एज कार्बोक्सिलेशन। इस कार्बोक्सिलेशन को करने के बाद मैं फाइनली रिडक्शन करूंगी।
है ना। एसिड का रिडक्शन करेंगे तो शुगर मिलेगी हमें आगे चल के, है ना, दैट इज ट्रायोस शुगर मिलेगी। उसमें से कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स को 6 शुगर के मॉलिक्यूल्स को मैं वहीं यूज़ कर लूँगी ग्लूकोज बनाने के लिए, और बचे हुए 30 में भेज दूँगी रीजनरेशन की स्टेप में। तो देखिए पहली स्टेप मैंने कार्बोक्सिलेशन की पढ़ी, विच इज़ कार्बन फिक्सेशन, और वो इतनी प्रोसेस है। इसके बाद एटीपी का खर्चा बढ़ जाएगा, एटीपी आपको खर्च करना पड़ेगा। एटीपी खर्च करोगे, इस दौरान NADPH भी खर्चा होगा, और NADPH विल बी कन्वर्टेड इनटू NADP पॉजिटिव। टोटल पूरी 6 कार्बन के लिए मुझे साइकिल चलाने में, राइट, मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को C3 साइकिल में बनाने के लिए मुझे 8 ATP 12 NADPH लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ATP का खर्चा कर दिया और यहाँ पे मैंने NADPH का खर्चा कर दिया। प्रोसेस हो गई रिडक्शन, क्योंकि एसिड के रिडक्शन से मैंने क्या बना ली यहाँ पे शुगर, है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसे मैं आगे चल के कन्वर्ट कर दूंगी ग्लूकोज में। ट्रांसपोर्ट के लिए मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगी सुक्रोज में, विच इज़ ऑल्सो अ शुगर, राइट। तो यहाँ पे मैंने 6 मॉलिक्यूल्स रख लिए, है ना, और बचे हुए 30 मैंने यहाँ भेज दिए रीजनरेशन के लिए। तो लास्ट स्टेप होती है वो रीजनरेशन। क्यों रीजनरेशन करना है बच्चों? भाई आगे भी तो डार्क रिएक्शन करेंगे ना, तो आगे भी डार्क रिएक्शन करना है तो रीजनरेट तो करना पड़ेगा ना RUBP को, क्योंकि जब तक आप RUBP को दोबारा फॉर्म नहीं कर लेंगे ये साइकिल अगले राउंड के लिए रेडी नहीं होगी। तो इसलिए मुझे RUBP के रीजनरेशन को भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा, और उस दौरान मैं कुछ ATP खर्च कर दूंगी। तो कुछ एनर्जी मैंने वहाँ लगा दी, कहाँ पे? कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन करने में, और कुछ एनर्जी मैंने रीजनरेशन में लगा दी। तो इस तरीके से ओवरऑल मेरी 18 ATP मॉलिक्यूल जो है वो खर्च हो गए। तो हमने एनर्जी को बनाने के लिए एनर्जी को खर्चा भी किया है, लेकिन ऑब्वियसली हमने जो ग्लूकोज बनाया है इसे हमने ज़्यादा अमाउंट में बनाया है, तो इससे हम ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे अगली बारी की प्रोसेस के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट इज माय C3 साइकिल, केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन। तो रिडक्शन एक प्रोसेस हो गई। यहाँ रिडक्शन किसका होगा बेटा? सीरीज ऑफ रिएक्शन है, ये हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, हमें मल्टीपल स्टेप्स और इसमें बीच में क्या इन्वॉल्व है उसके डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट रिमेंबर कि सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगी विच अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, 6 कार्बन का कंपाउंड है, और हमने शुरुआत 1 कार्बन से की थी विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन, राइट। तो 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए 6 टन लगेंगे, 18 ATP और 12 NADPH लगेंगे। फाइनली मैंने रीजनरेशन कर लिया है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि रीजनरेशन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको आगे चल के उस ATP को उस साइकिल को फिर से शुरू करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हर प्लांट में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का ही फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड मिलता है? जैसा कि उस टाइम पे साइंटिस्ट या जो वर्कर्स थे, है ना, साइंटिफिक वर्कर्स बोलते हैं उन्हें हम, नॉर्मल वर्कर्स नहीं है, तो वो जो वर्कर्स थे उन्होंने जब इसे देखना, इसे ढूंढना शुरू किया तो दे रियलाइज़ कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर प्लांट में 3 कार्बन का ही कंपाउंड स्टेबल है। कुछ प्लांट्स में 4 कार्बन का कंपाउंड भी स्टेबल है, और इसलिए उस पाथवे को हमने हैच-स्लैक पाथवे दिया है नाम, जो कि उसी के डिस्कवरर के नाम के बेसिस पे है, क्रेडिट उनको जाता है। एंड द कंपाउंड इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज़ 4 कार्बन कंपाउंड। ये कहाँ उगता है? कौन से प्लांट्स में होती है ये प्रोसेस? ये ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट्स में होती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये प्रोसेस कॉमन है ना। कैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? भाई जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना, हर जगह नहीं होगा ये प्रोसेस। टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है, वहाँ पे लाइट ज़्यादा है, ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी क्या है? कम है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी कम होने से इन प्लांट्स के अंदर एक अलग मैकेनिज्म चलता है, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी कम है बेटा, मतलब रॉ मटेरियल कम है। बाहर अगर CO2 का लेवल ज़्यादा होगा तब तो वो CO2 प्लांट के अंदर आएगा। अगर दोनों में ग्रेडियंट नहीं डेवलप कर पा रहे हैं आप, इवन इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब CO2 का कम है, और CO2 का कम है तो फिर से ग्रेडियंट नहीं डेवलप हुआ, बाहर भी कम है अंदर भी कम है, तो मुझे तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, मुझे ऑक्सीजन थोड़ी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जिस समय पे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है वहाँ पे इन प्लांट्स के लिए एक दूसरा एंजाइम, दूसरा तो नहीं है, वही हमारा रुबिस्को जो अभी हमने पढ़ा था, ये रुबिस्को अब थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएगा। जो पहले अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में मदद कर रहा था, अब ये ऑक्सीजनेज जैसा बिहेव करेगा,
है ना, मुझे इसे ऑक्सीजनेज जैसा बिहेव नहीं करवाना है, क्योंकि अगर ये कार्बोक्सिलेज जैसा बिहेव करेगा तो ये CO2 के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करेगा। ऑक्सीजनेज जैसा बिहेव करेगा तो CO2 को कभी नहीं फिक्स कर पाएगा। हम देखेंगे कैसे। तो ये प्रोसेस C4 साइकिल जो है ये हमारे प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो ट्रॉपिक रीजन के प्लांट्स हैं उनके अंदर होती है, और उन प्लांट्स को हमने नाम भी C4 दिया है। फॉर एग्जांपल शुगर केन है, मेज है, इन प्लांट्स को हमने C4 की कैटेगरी में रखा है। ये बड़े स्पेशल प्लांट्स हैं जो कि ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में है जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा है सॉरी, और कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। CO2 एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो अब देखिए मेज, सोरगम और शुगर केन में ये जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड बनाए हैं जो मैं यहाँ भेजूंगी, फिर यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगी, वापस से यहाँ पे आएंगे। इस तरीके से मेरा C4 साइकिल जो है वो रन करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इंटरेस्टिंग भी है, देखिएगा। हमारे इस प्लांट के पास एक तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग तरीके का होता है ना। ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, ये दो जगह हमने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को बताने की कोशिश की है, एक मीजोफिल सेल्स में और एक बंडल शीथ सेल्स में। ये दोनों सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना, और दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं दिस इज प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा मतलब दोनों सेल्स को ज्वाइन करने वाला एक कनेक्शन। तो यहाँ पे बने हुए कुछ कंपाउंड्स, कुछ प्रोडक्ट्स में यहाँ पे भेज सकती हूँ थ्रू दिस चैनल, थ्रू दिस टनल, राइट। अब देखिएगा ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है कैसे होगी, एक ब्रीफ में मैं पहले बताती हूँ। यहाँ पे एक एंजाइम, एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट है विच इज पेपकेज, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। इसको डाइजेस्ट करने वाला मेरे पास पेपकेज यहाँ पे प्रेजेंट है। कहाँ? इस सेल में। विच सेल? बंडल मीजोफिल सेल्स। बंडल शीथ सेल्स में वही आपका टिपिकल रुबिस्को प्रेजेंट है। लेकिन दिक्कत क्या होगी बेटा, रुबिस्को तो कार्बोक्सिलेज जैसा भी बिहेव करता है और ऑक्सीजनेज जैसा भी बिहेव करता है। मैं उसे ऑक्सीजनेज जैसा नहीं बिहेव करवाना चाहती, मैं चाहती हूँ वो कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स को फिक्स करे। लेकिन प्लांट की प्रॉब्लम है कि प्लांट ऐसी जगह उग रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँ? हम क्या कर सकते हैं, हमने इस सेल के अंदर एक स्पेशलिटी रखी। इसकी सेल वॉल इतनी हार्ड है, इतनी कड़क है कि इस सेल वॉल को हम इम्परवियस बोलते हैं। इट हैव सेल वॉल विच इज़ इम्परवियस। इम्परवियस से मतलब है जो गैशियस एक्सचेंज को नहीं होने देगा, है ना, गैसेस को मूव नहीं करने देगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इम्परवियस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, CO2, ऑक्सीजन नहीं मूव करेगी तो बट ऑब्वियसली बात है बेटा CO2 भी मूव नहीं करेगी। मुझे यहाँ पे कोई गैस नहीं मूव करवानी, जो मुझे यहाँ के सेल्स को देना है वो मैं प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो मैंने इसकी सेल वॉल को इम्परवियस बना दिया है। इम्परवियस मतलब जो गैशियस एक्सचेंज नहीं होने देता और उसके कारण यहाँ पे बाहर से ऑक्सीजन एंटर नहीं करेगी। सो योर रुबिस्को विल रिमेन सेफ। रुबिस्को के पास अगर कुछ अवेलेबल होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ CO2 ही अवेलेबल होगा फॉर फिक्सेशन, राइट। सो यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट है उनके पास एक तो उनका साइज अलग अलग है बेटा, और उनके पास एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे हम उन क्लोरोप्लास्ट को डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। वी कॉल देम एज डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, मतलब जिनके शेप जो है वो अलग अलग है, बिगर स्मॉलर है। तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर कंपाउंड जो है वो पेपकेज हो जाता है, और यहाँ पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर कंपाउंड है दैट इज माई रुबिस्को। फाइन। यहाँ ऊपर जो साइकिल होती है, इस रीजन में जो साइकिल होता है, आई यूज अ डिफरेंट डायग्राम, वेट। यहाँ पे PEP बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, और यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ये यहाँ पे रुबिस्को का रोल आ जाएगा और यहाँ पे पेपकेज का रोल आ जाएगा। अब समझना, यहाँ पे लाइट रिएक्शन का एक भाग होता है, तो यहाँ पे PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन नीचे वाले में सिर्फ P680 प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका जो है साइक्लिक रिएक्शन होता है, नॉन साइक्लिक नहीं होगा, Z स्कीम नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ C3 साइकिल रन करता है, डार्क रिएक्शन, राइट। ऊपर लाइट रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन में मैं NADPH बनाऊंगी, ATP बनाऊंगी, उस NADPH को मैं यहाँ पहुँचा दूंगी और वो NADPH मेरा डार्क रिएक्शन यूज़ कर लेगा। तो डार्क रिएक्शन को NADPH कहाँ से मिलेगा भाई, आप खुद सोचिए ना।
जब हमने साइक्लिक रिएक्शन पढ़ी थी तो हमने कहा था वहाँ पे NADPH जो है वो नहीं बनता है, और NADPH इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे कहाँ से? अच्छा, आप यहाँ पे पानी को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ लाइट रिएक्शन कर ली तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगा, ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया तो रुबिस्को डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं करनी, वाटर की स्प्लिटिंग किसी भी हालत में नहीं करनी, पर मुझे ATP NADPH तो चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैंने ऊपर वाले ही सेल के अंदर ATP NADPH बना लिया और उसको मैंने पोर्ट करके कहाँ भेज दिया, नीचे वाले सेल में। तो मेरे दोनों पर्पस सॉल्व हो गए, इधर रुबिस्को भी सेफ है और उधर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। तो ये बहुत अमेजिंग सा एडजस्टमेंट मेरे प्लांट ने किया है, जहाँ पे लाइट रिएक्शन को ऊपर परफॉर्म करके उनके प्रोडक्ट्स को हमने प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रैवल करवा के यहाँ भेज दिया है, राइट। तो आप यहाँ टर्म देख लीजिए, लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन मुझे मदद कर रहा है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए, ठीक है। प्रोसेस कैसे होती है देख लेते हैं हम। इस पूरी प्रोसेस में हर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए मुझे 5 मॉलिक्यूल ATP चाहिए और 2 मॉलिक्यूल NADPH की रिक्वायरमेंट है। ये NADPH और ये ATP ही मैं यहाँ पे फॉर्म कर लूँगी और उन्हें यहाँ पे भेजूँगी। सो हमारे जो C4 प्लांट्स हैं, इन C4 प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट 2 तरीके के होते हैं और ये दोनों क्लोरोप्लास्ट 2 अलग अलग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट मेरे पास मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट मेरे पास बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये दोनों क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग स्पेशलिटी है और इन दोनों क्लोरोप्लास्ट में देखिए फोटो सिस्टम जो 1 और 2 है वो आपको ऑपरेटिव यहाँ मिलेगा, मतलब कहाँ पे, मीजोफिल सेल्स में। तो जब भी आप मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो यहाँ पे PS1 और PS2 दोनों टाइप के फोटो सिस्टम ऑपरेटिव मिलेंगे। जब आप बंडल शीथ सेल्स को देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास PS1 ऑपरेटिव होता है। PS1 मतलब मेरे पास जो कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है ना, जो साइक्लिक होता है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे साइक्लिक प्लस नॉन साइक्लिक दोनों प्रोसेस यहाँ पे ऑपरेटिव हैं। अब इसका मतलब समझना ऐसा क्यों किया गया है। देखिए दोनों सेल्स के बीच में डिफरेंस है। यहाँ स्पेसिफिकली प्लांट जब परफॉर्म करता है, या C4 प्लांट की बात करूँ तो जो परफॉर्म करता है वो यहाँ पे लाइट रिएक्शन परफॉर्म करता है, और जो मेरी डार्क रिएक्शन है मतलब C3 साइकिल जो है वो यहाँ पे परफॉर्म होती है। अब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स मुझे डार्क रिएक्शन में चाहिए, तो डेफिनेटली इसके अंदर कहीं ना कहीं लाइट रिएक्शन तो होना ही चाहिए, isn't it? अब वो लाइट रिएक्शन यहाँ ऊपर वाले हिस्से में हो रही है, और यहाँ पे जब लाइट रिएक्शन होगी तो आपको पता है प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, ATP बनेगा और NADPH बनेगा। तो ATP और NADPH ये दोनों चीज़ें लाइट रिएक्शन में मीजोफिल सेल्स में प्रिपेयर हो जाएंगी, पर मुझे NADPH की आवश्यकता ज़रूरत कहाँ है, नीचे के सेल्स में, मतलब C3 सेल्स में ज़रूरत है। अब बहुत प्यारा मैकेनिज्म है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन करवा देती, है ना, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम NADPH यहाँ बनाया है, यहीं क्यों नहीं बना देते जब मुझे यहीं पे C3 साइकिल करना है। तो क्योंकि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स डार्क में ज़रूरी हैं, दोनों पास पास में होंगे तो सुविधा ज़्यादा होगी हमें, isn't it? लेकिन सोचिए बेटा, अगर मैंने इस लाइट रिएक्शन को यहाँ करवाया NADPH बनाने के लिए तो मुझे पानी को तोड़ना पड़ेगा। पानी को तोड़ा मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, यहाँ पे मेरा जो एंजाइम है, जो डुअल एंजाइम है रुबिस्को, इसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि अगर ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करने लगेगा तो ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी नहीं शो कर पाएगा, मतलब कार्बन का फिक्सेशन नहीं कर पाएगा, और कार्बन का फिक्सेशन अगर नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही किस बात का, राइट। फोटोसिंथेसिस करना मतलब मुझे कार्बन ही तो फिक्स करना है, तो आप यहाँ पे कार्बन फिक्स कर ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए लाइट रिएक्शन का हिस्सा यहाँ पे होगा और डार्क रिएक्शन यहाँ पे होगा। जो NADH मैंने यहाँ बनाया है उस NADH को पोर्ट करके मैं कहाँ पे ले आऊँगी, बंडल शीथ सेल्स में ले आऊँगी। तो प्रोसेस मीजोफिल सेल्स में आधी हुई, जहाँ NADH बना वहाँ मैं ऑक्सीजन इवॉल्व कर सकती हूँ, वहाँ पे मैं वाटर को तोड़ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस NADH को यहाँ बनाने के बाद मैं उसे पोर्ट करके यहाँ ले आई। यहाँ जैसे ही NADH मिला, आपके सेल्स ने डार्क रिएक्शन शुरू कर दी। ये डार्क रिएक्शन और एक तरीके से हम करते हैं। देखिए अब इसका दूसरा एस्पेक्ट समझना बेटा, यहाँ पे जो HCO3 नेगेटिव आयंस हैं,
इन HCO3 नेगेटिव आयंस को मैंने फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ कंबाइन करवाया, पायरुवेट के साथ कंबाइन करवाया। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट C3 कार्बन है ना, कार्बन मतलब 3 कार्बन का कंपाउंड है। इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया एक 4 कार्बन कंपाउंड में, विच इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मेलेट में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवा दिया, कम कर दिया, और मीनवाइल NADH को NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। फिक्सेशन किसके फॉर्म में हुआ है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन के कंपाउंड के फॉर्म में, इसलिए C4 एसिड दिख रहा है आपको। इसे मैंने मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया और मैलिक एसिड को यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिया। यहाँ आ गया है अब मैलिक एसिड, ठीक है। अब इस मैलिक एसिड को मैं वापस से, ये मैलेट जो है या मैलिक एसिड जो है, इसको ट्रांसपोर्ट करके मैं कहाँ लाई हूँ? बंडल शीथ सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में ये प्रोसेस हुई है। तो जब ये मैलेट नीचे आया, मैंने इसे फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया। इस दौरान जो NADPH का फॉर्मेशन था वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से देखो, कुछ NADPH यहाँ पे पहले से भी होता है, कुछ यहाँ पे भी पहले से होता है, लेकिन मैं सिर्फ उसके भरोसे नहीं रह सकती ना, क्योंकि वो भी ख़त्म हो जाना है कभी ना कभी, ये भी ख़त्म हो जाना है। तो मैं दोनों प्रोसेस के NADPH जो है वो यूज़ करती हूँ, दोनों जगह के। तो मैंने इन दोनों स्पेसेस के NADPH को यूज़ भी कर लिया और मैंने नए भी बना लिए। अब मेरे पास कभी भी कमी नहीं होगी NADPH की। तो यहाँ पे जो मैंने NADPH का कन्वर्जन किया, उससे NADP पॉजिटिव से NADPH बना दिया। इस NADPH को मेरा C3 साइकिल यूज कर लेगा, ये C3 साइकिल, और NADPH को C3 साइकिल यूज करके किस में कन्वर्ट कर देगा? फिर से हमारी डार्क रिएक्शन याद कीजिए, जहाँ पे डार्क रिएक्शन में हम ट्रायो शुगर्स बना लेते हैं, शुगर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इनमें से कुछ शुगर को हम यूज़ कर लेते हैं RUBP के रीजनरेशन के लिए। अब यहाँ पे टिपिकल जो हमारी केल्विन साइकिल हम बात कर चुके हैं वो यहाँ पे होना शुरू होगी। आई बात समझ में? अब जब यहाँ पे वो मेरा कंपाउंड बन गया है, तो यहाँ पे मैं पायरुविक एसिड बनाती हूँ। पायरुविक एसिड को फिर से हम यहाँ पे पहुँचा देते हैं, और फिर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का रीजनरेशन हो जाता है, और फिर से प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एक कंपाउंड A को B में कन्वर्ट कर रही हूँ, B को ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, फिर B के कुछ प्रोडक्ट्स को मैं केल्विन साइकिल में यूज़ कर रही हूँ, तो कुछ प्रोडक्ट्स को मैंने C में कन्वर्ट किया, उस C को मैं फिर से किस में कन्वर्ट कर देती हूँ? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। इस तरीके से दोनों सेल्स आपस में कनेक्शन में रहते हैं। ये स्पेसिफिकली सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में होता है। हमने बात की हुई है कि ये जो बंडल शीथ के सेल्स हैं, ये सेल्स इम्पर्वियस होते हैं गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए। इम्पर्वियस वर्ड यूज़ करते हैं गैसेस के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने के लिए, या गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है ये बताने के लिए। तो ये जो पूरी वॉल है ये इम्पर्वियस है, इसलिए CO2 ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा। सेल्स जो हैं वो किसी भी तरीके की गैसियस एंट्री को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं होंगी गैसियस एंट्री। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगा थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा, राइट, एंड नॉट थ्रू डिफ्यूजन, थ्रू प्लाज्माडेस्मेटा उसे हम भेजेंगे। NADPH का फॉर्मेशन यहाँ हो गया, कुछ NADPH यहाँ की लाइट रिएक्शन का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और इस तरीके से हमारी पूरी प्रोसेस हो जाती है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज C4 पाथवे। C4 प्लांट्स की कुछ स्पेशलिटी है कि इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मात्र एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है, तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी है वो नहीं होती यहाँ पे, इसलिए एफिशिएंट प्रोसेस है। मीजोफिल सेल्स में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमा में। स्पॉन्जी मतलब ओवल शेप्ड सेल्स, और पैलिसेड मतलब मेरे रेक्टेंगुलर सेल्स। इन सेल्स के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इसलिए वी ओनली राइट मीजोफिल सेल्स। इस तरीके से ये जो आप स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे सेंटर में जाइलम फ्लोएम है, वास्कुलर बंडल्स हैं, और उनके बाहर की तरफ पे मेरे पास बंडल शीथ सेल्स हैं। ये बंडल शीथ सेल्स में आपको बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, और उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट मुझे दिखाई देंगे इन मीजोफिल सेल्स में। तो बंडल शीथ सेल्स के भी क्लोरोप्लास्ट हैं और मीजोफिल सेल्स के भी क्लोरोप्लास्ट हैं। इस तरीके से दो अलग अलग क्लोरोप्लास्ट होने से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के रेट को हम कॉम्पनसेट कर लेते हैं, मतलब कम होने की जगह उल्टा ये फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाता है, काफ़ी अच्छा। ये एक रेत लाइक अरेंजमेंट में है ना, रीत जिसे अपन बोलते हैं, जो एक सर्कुलर मैनर में है, नेकलेस लाइक है। ये इसे स्पेसिफिक
साइंटिफिकली क्रैन्स एनाटमी नाम दिया गया है एंड दिस इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ ओनली C4 प्लांट्स एंड नॉट एनी अदर प्लांट। तो कॉन्सेंट्रिक रिंग में वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता, रुबिस्को एंजाइम होता है बंडल शीथ सेल्स में। पेप्केज एंजाइम होता है हमारे मीजोफिल सेल्स में, जो कि पहली प्रोसेस को शुरू करता है। मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, जो अभी हमने डायग्राम में देखा था, फाइन, जिसकी मदद से गैसेस की एंट्री होती है, क्योंकि बंडल शीथ सेल्स के जो सेल वॉल है दैट इज इम्पर्वियस फॉर एनी काइंड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो चलिए एक कंपैरिजन देख लेते हैं C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में। एक ओवरऑल कंपैरिजन क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन मात्र मीजोफिल सेल्स में होता है, वहाँ पे 2 सेल्स में होगा, एक मीजोफिल और एक बंडल शीथ सेल्स दोनों में होगा। यहाँ पे पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कंपाउंड RuBP है, जबकि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कंपाउंड है वो PEP है, जो कि मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है। PEP विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज PEP बेसिकली फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है दैट इज बेसिकली बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय पेप्केज। तो पेप्केज नाम का एंजाइम मीजोफिल में प्रेजेंट है और बंडल शीथ सेल्स में क्या होंगे, रुबिस्को होंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है PGA, और यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इट इज C4 एंड दिस इज कॉल्ड एज C3 साइकिल, 3 कार्बन कंपाउंड है। क्रैन्स एनाटमी C3 प्लांट्स में नहीं होती है, C4 में होती है। टिपिकल डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अभी हमने देखे। ग्रैनम यहाँ पे सिर्फ मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे ग्रैनम मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है और बंडल शीथ सेल्स में एब्सेंट है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द कंपैरिजन। C3 प्लांट नॉर्मली आपको एक एवरेज टेम्परेचर रेंज अर्थ के ऊपर जो 20 to 25 डिग्री है वहाँ मिलेंगे। ये ट्रॉपिकल रीजन्स, इक्वेटर के पास का रीजन है, 30-45 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो प्लांट सर्वाइव करते हैं या मिलते हैं, आपको अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन 50 ppm कार्बन डाइऑक्साइड पे शुरू होता है ना, मतलब आपको उतना लेवल अचीव करना पड़ेगा तब CO2 का फिक्सेशन शुरू होगा, जबकि यहाँ पे 10 ppm से भी कम CO2 अगर है ना, 10 से भी कम है तो भी फिक्सेशन हो जाएगा। इसलिए वी कंसिडर दिस टू बी वेरी एफिशिएंट, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी पे भी CO2 का फिक्सेशन शुरू कर देगी। सो दैट इज़ मोर एफिशिएंट, क्योंकि ये कम ppm पे CO2 को फिक्स कर लेती है, प्लस फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन में एनर्जी खर्च होने की वजह से दिस इज क्वाइट लेस एफिशिएंट। RuBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम C3 में फिक्सेशन के लिए यूज होता है। C4 प्लांट्स में पेप्केज दैट इज PEP कार्बोक्सिलेज एंड RuBP बोथ आर यूज्ड। यहाँ पे टोटल 18 ATP 12 NADPH यूज होते हैं, वहाँ पे 30 ATP और 12 NADPH यूज होते हैं। NADPH विल बी सेम, लेकिन ATP का अमाउंट वेरी होता है। ये लो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर होगा तो एफिशिएंट मेथड है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो एफिशिएंट है, क्योंकि 10 ppm पे ही सैचुरेशन आ जाता है, 10 ppm पे ही प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो जितना CO2 आप दे देंगे उतना जल्दी ये फोटोसिंथेसिस शुरू करेगा। इट विल बिगिन फोटोसिंथेसिस अर्लियर, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस थोड़ा लेट शुरू होगा।